हेलो बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में हम लोग रेसिस्टेंस पढ़े थे। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करता हूँ और आज हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़िया से हम लोग समझने वाले हैं। रेसिस्टेंस में कम्बिनेशन मीन्स किससे मेजर करते हैं रेसिस्टेंस को, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे इस लेसन में। तो देखते हैं, ओम्स लॉ को फिर से एक बार समझ लेते हैं। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी वायर के अंदर, मान लीजिए ये हमारा वायर है, इस वायर के अंदर ये हमारा वायर है, अगर इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मान लीजिए करंट का वैल्यू आई है, तो इसमें हमें बताया गया है कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट किए थे, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग किए हुए हैं, उस वहां देख सकते हैं आप। यदि किसी वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये हो जाता है। तो अब ये जो वेरिएशन है उसको खत्म करने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट देते हैं, दैट मीन्स V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाता है। यही जो R होता है हमारा रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस। और मैंने बताया था जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट, ठीक है। तो इस रुकावट का मतलब क्या हुआ, देखिए रेसिस्टेंस सिंपल टर्म में समझ लेते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो उस करंट को फ्लो करने में कुछ रुकावट होती है, कुछ तकलीफ होती है। डायरेक्टली वो करंट फ्लो नहीं कर सकता है, कुछ वायर की मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल जैसा हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर रुकावटें होती हैं, तकलीफ होता है, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोग कुछ जान लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ हम हेडिंग दे दीजिए, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए पहला चीज तो ये होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। पहला चीज होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो ये सर्कुलर है वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो कि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी मोटाई। अगर हम लोग किसी भी तार की मोटाई को कम करते हैं, मान लीजिए तार इतना मोटा था, उसकी मोटाई को हम लोग कम किए, तो जैसे जैसे हम लोग मोटाई कम करेंगे तार की, उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, उसकी करंट फ्लो करने में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, मन तकलीफ बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएंगी। सिंपल टर्म में समझते हैं, बड़ा सा एक रास्ता है, बहुत चौड़ा रास्ता है जिससे निकलना है हमें, तो हम लोग आसानी से निकल जाते हैं। पर जैसे ही उस रास्ता को हम लोग कम कर देते हैं तब हमें निकलना मुश्किल हो जाता है, दैट मीन्स तकलीफ बढ़ जाती है। तो वही हुआ रेसिस्टेंस। जैसे जैसे किसी वायर की मोटाई को कम करते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग ए ले लेते हैं तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा पहला चीज बनता है। दैट मीन्स जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर क्या होता है हमारा, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर, अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर जिसको हम लोग टी ले लेते हैं। तो भाई टेम्परेचर का क्या हिसाब है इसको समझ लेते हैं। देखिए
सिंपल टर्म में समझते हैं कि अगर कोई वायर बना है तो वायर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इस वायर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। यहां से हम क्या किए, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, हम यहां से हीट कर रहे हैं, अब इस वायर को हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमें मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, गर्म करने पे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी मींस उसके पार्टिकल्स मूव करना चालू करेंगे। जब हम वायर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब मुझे बताइए, ये करंट जा रहा है और उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उसमें टकराव होती है, टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो करंट को जाने में तकलीफ होती है। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर की रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेसिस्टेंस मीन्स रुकावट बढ़ जाएगा। सिंपल टर्म में समझ लीजिए, मैंने जैसे बताया कि ये मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, अब जब हीट किए तो इसके पार्टिकल्स इस तरह से मूव करेंगे, तो ये करंट है, इसके पार्टिकल्स टकराना चालू कर दिए। जब टकराना चालू कर दिए इसका मतलब क्या हो गया, रुकावट बढ़ गया। वही होता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा नंबर जो फैक्टर होता है हमारा, वो लेंथ ऑफ द वायर होता है। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। भाई वायर की जो लेंथ होती है उसके ऊपर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सिंपल टर्म में समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं और जाम लगी हुई है, रास्ते से मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, तो जाम लगी हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ है, तो जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने में हमको तकलीफ होगी यहाँ से यहाँ, क्योंकि जाम लगा हुआ है। अगर इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, तो भाई यहाँ जाने में अगर हमको तकलीफ हुआ है तो यहाँ से यहाँ जाने में तकलीफ डबल हो जाएगा। दैट मीन्स रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब कहते हैं कि अगर जैसे जैसे वायर की लेंथ को आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला चीज क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, मीन्स मोटाई कम होगी तो करंट को फ्लो करने में तकलीफ होगा। दैट मीन्स यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। दूसरा नंबर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तीसरा नंबर है लेंथ ऑफ द वायर। अगर वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा कि हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेसिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं। तो आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं, तो अगर इसको आप अभी नहीं समझेंगे तो आगे चल के जब आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समस्याएं होंगी। तो इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब हम लोग समझते हैं, 3 चीज हम लोग यहाँ पढ़े हैं। मेन फैक्ट करंट में क्या था, 3 चीज है। क्या? पहला चीज इलेक्ट्रिक करंट, पहला है इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं हम लोग, मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। मशीन होता है, बट रेसिस्टर्स क्या होता है हम लोग इसको देख के समझते हैं।
आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो होता है इस तरह के आपको बहुत सारे टीवी में या रेडियो को खोलिएगा तो इस तरह के आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, छोटे छोटे बहुत होते हैं, तो उसी को हम लोग रेसिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ये रेसिस्टर्स का काम क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, रेसिस्टर्स का क्या काम है, देखिए एक्चुअल में जो रेसिस्टर्स बाहर से देखने में इतना सुंदर लगता है, बट अंदर में उसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से। मान लीजिए वायर जुड़ा हुआ है और रेसिस्टर्स का ये शेप हो गया, ये रेसिस्टर्स का शेप हो गया, ये रेसिस्टर्स का शेप इस तरह से रेसिस्टर्स। देखिए इसके अंदर जो होता है इस तरह से वायर कनेक्ट किया रहता है, ये रेसिस्टर्स होता है। रेसिस्टर्स का क्या काम है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मान लीजिए हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन का तार है, जो तार है एकदम स्ट्रेट है, तो जब करंट फ्लो करेगा ना तो एकदम सीधा सीधा करंट फ्लो कर जाएगा, इस तरह से करंट फ्लो कर जाएगा। बट ये रेसिस्टर्स क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, कम करता है, कम करने का काम। अब ये कम करना क्यों जरूरी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है ना तेजी से, तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन होगा और हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण से वायर टूटने की समस्या होती है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि वायर जो हो गया गर्म होकर जल गया, टूट गया, तो क्यों होता है, डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट के कारण होती है। इसीलिए हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कीमती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर हम रेसिस्टर्स का यूज करते हैं। रेसिस्टर्स क्या करता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी स्पीड को कम कर देगा। जैसे देखिए ऐसे करंट आया, ये करंट आया, अब यहाँ से इस तरह से मूव करेगा करंट, तो ये इस तरह से मूव करेगा तो इसकी करंट की जो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब करंट की स्पीड स्लो हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा करंट का वैल्यू जो होगा वो कम सप्लाई होगा। तो कम सप्लाई होने के कारण हमारा जो मशीन्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फायदा है, तो इसीलिए हम लोग रेसिस्टर्स लगाते हैं। अब देखिए रेसिस्टर्स जो लगाते हैं, रेसिस्टर्स लगाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह से होती है। हम रेसिस्टर्स को सीरीज वाइज कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल वाइज कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, आगे देख के समझते हैं। जो हमारा रेसिस्टर्स होता है उसको हम लोग सीरीज वाइज लगा सकते हैं या पैरेलली लगा सकते हैं। देखिए सीरीज वाइज लगाने का मतलब क्या है, ये हमारा एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर, फिर यहाँ से एक दूसरा रेसिस्टर, फिर यहाँ से हम एक तीसरा रेसिस्टर लगा दिए। तीन रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ, एक ये रेसिस्टर है, एक ये दूसरा रेसिस्टर है, यहाँ तीन रेसिस्टर है। तो जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स एंड टू एंड जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से इस तरह से सीरीज वाइज में जुड़े रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और ये 3 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू होता है फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश। ये सीरीज के लिए है, तो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 7 ओम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया। ठीक है, कब, जब सीरीज में जुड़े रहते हैं। पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रेसिस्टर्स सीरीज में जुड़े रहे, तो कुछ कुछ रेसिस्टर्स पैरेलल जुड़े रहते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह से मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक यहाँ रेसिस्टर है, एक यहाँ रेसिस्टर है, और दूसरा यहाँ पे रेसिस्टर है। देखिए ये हो गया पैरेलल। अब वही पैरेलल हम यहाँ देखिए, ये है 2 ओम, ये 2 ओम, और ये हमारा 3 ओम। 3 रेसिस्टर जुड़े हुए हैं, टर्मिनल ए और ये हमारा टर्मिनल बी, ये ए और बी। तो यहाँ भी 3 इस तरह से जब भी जुड़े रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स होते हैं। ठीक है,
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस निकलता है उसकी जो फॉर्मूला होती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से हो जाता है। तो अब हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। सो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसको एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी ये होगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, 8/6। अब हम इसको कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा और 2 3 जा। देखिए तो ये हमारा जो आया है 1/R का वैल्यू 4/3 आ गया। यहाँ करता हूँ तो 1/R इज इक्वल टू 4/3, तो हम इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब इस 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे तो 0, 4 7 जा 28, यहाँ 2 आया, फिर 4 5 जा 20। दैट मीन्स हमारा R का वैल्यू कितना आया, 0.75 ओम, 0.75 ओम आया। देखिए पैरेलल में रेसिस्टेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो घटता है। देख रहे हैं 2 2 3 था, यही वैल्यू सीरीज में कितना आया, 7 आया, 7 आया, 7 ओम आया। बट यहाँ जो पैरेलल आया तो पैरेलल में रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो फिलहाल इतना ही आप इसको समझिए। इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसके फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, किसकी वैल्यू सेम होती है, तो करंट की वैल्यू सेम होती है, वैल्यू ऑफ करंट, सेम करंट मींस वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, हमेशा होती है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यू ऑफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा पैरेलल में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है, मतलब यहाँ करंट मेजर कीजिए, यहाँ कहीं भी मेजर कीजिए तो करंट का वैल्यू सेम रहेगा। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा, इसमें करंट की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट आया, ठीक है, आई करंट आया, जब ये करंट इधर जाएगा ना तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दूसरी हो जाएगी, इधर दूसरी हो जाएगी और इधर दूसरी हो जाएगी। बट इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बना है। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये डैश क्यों है, और पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्यों है, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।